मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में एजिस एकेडमी की तरफ से। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका कि नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, हम जो खेत में जो फसल उगाते हैं उसको ले जा करके इंडस्ट्री को बेच देते हैं। किसान जो क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले को दे देते हैं और इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उसको रिफाइन करके उसको गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। उससे अच्छा बिस्किट बनता है, मैदा बनता है, आटा बनता है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस करना हुआ उसी को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करना को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करना को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफ फाइनल गुड्स नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो हम जब खेत में फसल का पैदावार करते हैं, फसल जब उगाते हैं तो उसके बाद उसको ले आकर के हम इंडस्ट्री में दे देते हैं किसान लोग। और जब किसान इंडस्ट्री में देते हैं, इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उसको उसमें से भूसा को अलग, मान ली गेहूं दिया तो उसमें से भूसा को अलग करके फिर गेहूं को अलग करके उससे अलग अलग प्रकार की गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं तो वो बिक जाता है, सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करना को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग का ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज करना, जैसे कि हम पहले गेहूं उगाते थे तो गेहूं क्या करते थे, अच्छे से उसका ऊपर का जो भूसा होता है सब कुछ हटा करके अच्छे से सुखा के फटक के पीस के और उसको आटा बना करके, आटा बन जाता था तो रोटी बना करके उसको हम खा लेते थे। ठीक, अब इंडस्ट्री के आने से हम गेहूं को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, जैसे कि हम उसका आटा भी बनाते हैं, उसको हम आटा सेल करते हैं फिर मार्केट में, फिर उसका हम बिस्किट भी बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से गेहूं का हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के आने से। तो इस इंडस्ट्रीज के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रकार से बूस्टअप मिली, मतलब कि बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, चलिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कौन करता है, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलिए क्रिएट जॉब्स, जहां इंडस्ट्रीज होगी, अब देखिए जहां पे इंडस्ट्रीज होगी तो वहां के लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के आने से, मैन्युफैक्चरिंग के आने से क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलती है और हमारा जो जॉब सेक्टर है वो भी आगे बढ़ता है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है। ठीक है, चलिए फिर अगला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि हम गुड्स को, फाइनल गुड्स को जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जब हम दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं फाइनल गुड्स को, तो वहां से हमारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि पैसा आता है। तो पैसा हमारे देश में आया तो हमारे देश का इकोनॉमी को बढ़त मिली उससे। ठीक है ना, तो हम जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री से ले आया करके एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो क्या होता है, हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश को उससे फायदा होता है। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्टअप करने में मदद करती है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, चलिए फिर इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे वैल्यू एडिशन भी करता है। वैल्यू एडिशन कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, कैसे कि देखिए हम जो सामान को जो निकाले एग्रीकल्चर से, खेत से, तो खेत से हम कहाँ दिए, रॉ मटेरियल जो निकला हमारा, रॉ मटेरियल को हम कहाँ जाके दिए, इंडस्ट्रीज में। और रॉ मटेरियल को जो इंडस्ट्री में दिए तो इंडस्ट्री क्या किया, उसको अलग से अलग एक तरीके का सामान बना के, फाइनल गुड्स बना के कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया। तो एग्रीकल्चर के होने से इंडस्ट्री का काम चल गया। ठीक है, अब इंडस्ट्री की वजह से एग्रीकल्चर का काम कैसे चलेगा तो वो बताता हूँ। देखिए, जैसे कि इंडस्ट्री जब इरिगेशन पाइप्स बनाती है, फिर मोटर बनता है, मोटर जो कि हम खेत में पानी देते हैं, मोटर, फिर क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद से ट्रैक्टर,
ये सब जो बनता है, तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो इससे एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में आसानी होती है। अगर मान लो कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि हल से जुताई करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर के आने से हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड है इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्रीज डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है कि इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिए, पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को रॉ इंडस्ट्रीज के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को जो कि मिनरल्स पे डिपेंड हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल पे इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा है कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज वो जो इंडस्ट्रीज दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल खरीद के दे देते हैं, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कि अपना रॉ मटेरियल को लेकर के और खुद ही कंज्यूमर के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड करते हैं। फिर तीसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर भी इंडस्ट्रीज को चार पार्ट में बांटा गया। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ये सब क्या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। दूसरा है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे कि जो गवर्नमेंट ओन करती है उनको कहते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तीसरा आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल करके ओन करती है, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे कि इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है। वो क्या है हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे फिर है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कि जब प्रोड्यूसर और सप्लायर खुद ओन करते हैं जिस इंडस्ट्रीज को, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए, अगला आपका ऑन द बेसिस ऑफ बल्क रॉ मटेरियल एंड फाइनाइज्ड गुड्स। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क रॉ मटेरियल एंड फाइनाइज्ड गुड्स, ये जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्री में आयरन, स्टील, और लाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स जो प्रोड्यूस करती है उनको हम लोग कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। और जो आयरन और स्टील जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग कहते हैं हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आपका एक इधर लिखा हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटल इन्वेस्ट करने का मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर दो प्रकार की इंडस्ट्री होती है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं जो कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 1 CR से कम है, जिनके पास अपना एसेट है, ठीक है। और जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा उनको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब और अगला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो इंडस्ट्रीज खेती पे डिपेंड है, उनको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि क्या, जैसे कि गन्ना, शुगर केन से क्या निकालते हैं, उससे सुकोस को एक्सट्रैक्ट कर करके उससे हम चीनी को बनाते हैं ना, गन्ने से ना चीनी बनता है, उसका रस निकाल करके। तो क्या वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। जैसे कि हम कॉटन, जूट, इन सबको भी खेत में से निकाल करके उसको अपडेट करके उसको क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ले आके उसको हम धागा बनाते हैं, वीविंग करते हैं, शिपिंग करते हैं, तो हमारा नया प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो भी हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है। तो पहला हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, वो कॉटन जो है मेनली गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में उगाया जाता है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में मेनली उगाया जाता है कॉटन। पहला जो कॉटन मिल था वो एस्टेब्लिश किया गया था 1854 में महाराष्ट्र में। 1854 में पहला कॉटन मिल एस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। कॉटन जो है वो हम दूसरे देश को कॉटन देते हैं, व्यापार करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट होता है कॉटन का। तो उससे क्या होता है कि हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, और कॉटन को उगाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में आसानी से लेबर भी मिल जाते हैं, वहां का मॉइस्ट क्लाइमेट भी है, ठीक है। तो ये और जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है कलरिंग, डाइंग, पैकेजिंग और टेलरिंग को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। कॉटन कलरिंग, डाइंग, पैकेजिंग, टेलरिंग को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो है कॉटन जो है आपको पता है कि हमारा स्ट्रिपिंग किया जाता है गुजरात में, मतलब कि धागा बनता है कॉटन से।
तो धागा बनता है, तो धागा जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, लेकिन वीविंग जो है वीविंग वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा कॉटन का क्या यूज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला हमारा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट जो है वो ज्यादातर प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल में, नियर रिवर हुगली के किनारे। हुगली जो है, हुगली नदी है, वहां पे अब पानी अच्छा मिल जाता है तो जूट को ग्रो होने में मदद करता है बहुत सारा, ठीक है। वहां पे चीप वाटर ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि पानी के रास्ते से हम इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अबंडेंस ऑफ वाटर है जो कि जूट को प्रोड्यूस होने में मदद करती है, ग्रो होने में। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, मतलब कि वहां पे पंजाब बिहार गुजरात से लेबर भी मिल जाते हैं, तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर नियर रिवर सेंट्रल अर्बन सेंटर लाइक कोलकाता, देखिए शहरी इलाका भी है जो कि कोलकाता पड़ता है बगल में, तो वहां पे बिक्री भी अच्छा हो जाता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जो है दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, जूट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम लोग समझे कि क्या वेस्ट बंगाल में ज्यादातर जूट प्रोड्यूस किया जाता है, कहां पे, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। वहां पे ज्यादा पानी है इसलिए जूट को प्रोड्यूस होने के लिए मदद मिलता है। वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट है, चीप लेबर में मिल जाता है, वहां पे शहरी इलाका है जो कि कोलकाता है। फिर क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर, वहां पे पानी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। तो जूट को ग्रो होने के लिए और जूट को बेच करके, और जो जूट जो है इंडिया का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि हम लोग जूट रॉ मटेरियल जो जूट का है वो हाईली प्रोड्यूस करते हैं हम इंडिया में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं अगला शुगर इंडस्ट्री। तो ज्यादातर शुगर, देखिए शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर केन से शुगर को मतलब कि चीनी को बनाया जाता है। शुगर केन में जो मीठापन होता है, जो सुक्रोज का कंटेंट होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको निकाल करके हम शुगर या फिर चीनी और गुड़ बनाते हैं, ठीक है। शुगर जो है वो ज्यादातर प्रोड्यूस होता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगह पर शुगर ज्यादातर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इधर से उधर ले जाने के कारण जो है शुगर केन को, मतलब गन्ने को इधर उधर ज्यादा करने के कारण उसमें का सुक्रोज कंटेंट जो है वो खत्म होने लगता है, तो ठीक है। तो आपका यही शुगर इंडस्ट्री को शुगर कैसे बनाया जाता है, तो शुगर गन्ने से निकाला जाता है, सुक्रोज को निकाला जाता है और उससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। शुगर ज्यादातर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चलिए तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, जो कि आयरन और स्टील पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारे देश में जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है, देखिए सबसे पहली बात तो आयरन और स्टील जो है वो ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। आयरन और स्टील ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ स्टील इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि ये भी कहा जाता है कि जितना स्टील का प्रोडक्शन होगा आपका देश का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर स्टील को बनाने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज किया, स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है आयरन और स्टील को, और उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 के फॉर्म में लिया था, 4:2:1 के फॉर्म में लिया आता है। किसको, कुकिंग कोल को, लाइमस्टोन को और आयरन ओर को। आयरन ओर को 4, कुकिंग कोल 2 और 1 के फॉर्म में लिया जाता है। और क्या बनता है, इसको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करके छोटा बनाते हैं आयरन और स्टील, इससे बनाते हैं आयरन और स्टील, ठीक है। तो यही था आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री। फिर है इसका दूसरा पार्ट कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्या है, देखिए तो बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम से निकलता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिना से निकलता है एल्यूमिनियम, जो कि ज्यादा चमकदार होता है, रस्टिंग नहीं होता है एल्यूमिनियम में, ठीक है। और ये जो है ओडिशा और छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज्यादातर पाया जाता है। स्टील बॉक्साइट जो है जिससे कि हम एल्यूमिना निकलता है और उससे बनता है एल्यूमिनियम, और जो कि दो रस्टिंग नहीं होता है उसमें, और फिर रस्टिंग नहीं होता है, और उसमें जो मैं आपसे कह दूं कि रस्टिंग नहीं होता है उसमें, और वो ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है।
और ये जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वेट होता है, मतलब कि हल्का होता है और ज्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। रस्टिंग इसमें होता नहीं है। यूज इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को बनने में भी स्टील एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और यूज इन स्टील, स्टील को बर्तन बनाने के लिए भी या फिर स्टील का कोई सामान बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज क्या है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। देखिए तो हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगला है केमिकल इंडस्ट्री। देखिए तो केमिकल इंडस्ट्री क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज में दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है, पहला हमारा ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, लार्जेस्ट सेल्फ कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, दे यूज्ड बेसिक केमिकल्स टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, मतलब कि बेसिक केमिकल्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स के अलग अलग प्रकार के नए नए केमिकल्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। अगला हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो कहने का मतलब है कि हम खेत में जो फर्टिलाइजर डालते हैं जैसे कि यूरिया, पोटास, डीएपी, सल्फर, ये सब क्या है? हमारा केमिकल है जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे क्रिएटेड अराउंड द यूरिया, डीएपी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। ठीक है, ये सब को हम लोग डाल करके फर्टिलाइजर के रूप में हम फसल में डाल करके फसल को ग्रो करते हैं कि कीड़ा वाला फसल खराब ना हो। ठीक है, और पोटास जो है, पोटास हमारे देश में, पोटास जो है वो हमारे देश में कम पाया जाता है, इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पोटास को। ठीक है, और हमारा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो ज्यादातर तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ज्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि सीमेंट जो कि घर बनाने के लिए यूज आता है, बिल्डिंग्स या फिर कोई भी चीज करने के लिए सीमेंट का यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट कैसे बनता है? तो हाई ह्यूग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बाद सीमेंट को बनाया जाता है, जैसे कि बल्क रॉ मटेरियल ले आता है, लाइमस्टोन का, सिलिका का, जिप्सम का, और इन सब को प्रोड्यूस करके लॉट्स ऑफ गुड अमाउंट में फ्रॉम ए हेवी इंडस्ट्री, प्रोड्यूस ए लॉट्स ऑफ गुड्स इन फॉर्म ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मतलब कि ज्यादातर ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको हेवी इंडस्ट्रीज में भी रखा गया है। और इनसे जो डस्ट उड़ता है उसका नुकसान भी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सीमेंट जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में ही काम आता है, कंस्ट्रक्शन में ही काम आता है। सीमेंट का क्या काम है? तो उसको कैसे बनाया जाता है? तो रॉ मटेरियल आता है जैसे कि जिप्सम, सिलिका, लाइमस्टोन का, और रॉ मटेरियल को उसको तोड़, पत्थर, लाइमस्टोन को तोड़ करके पत्थर को, और क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। और फिर ज्यादातर गुड्स प्रोड्यूस होता है किससे? इन सारी रॉ मटेरियल से। ठीक है, तो और इनको हेवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में भी रखा गया। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहने का मतलब करके बस, ट्रक, जेसीबी, जो कुछ भी हम ट्रांसपोर्ट के बीच में इस्तेमाल करते हैं वो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत में आता है। वो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैसे कि कार, बस, ट्रक। ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। चलिए अब हमारा अगला है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आईटी कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो भी हम इलेक्ट्रिक का सामान यूज करते हैं वो सब जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज करते हैं वो सब जो है आईटी सेक्टर्स के अंदर में आता है। आईटी सेक्टर कहने का मतलब कंप्यूटर बनता है, तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, रिमोट या फिर स्मार्ट वॉच, मैं आपसे कह दूं कि टीवी, फ्रीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो सब किसके अंदर आता है? आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है। बैंगलोर जो है वो, उसको आपको पता होगा कि बैंगलोर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहते हैं, जो कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो बैंगलोर ही, वो एक तरह से हब है उसका। ठीक है, वो प्रोड्यूस ज्यादातर करता है। बैंगलोर बिकम्स ए इलेक्ट्रॉनिक हब, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड क्रिएटेड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि, और वो जो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी देता है कौन? बैंगलोर में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट बैंगलोर के लोगों को मिलता है क्योंकि वहां पे आईटी सेक्टर्स है, और आईटी सेक्टर्स काफी इंप्रूव्ड है। अब तो एआई आ गया है तो और ज्यादा इंप्रूव हो गया, और धीरे धीरे और ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है। चलिए अब ये तो हो गया कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई। अब हम इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई तो इससे हमारे देश का फायदा तो हुआ, हमारे देश में कैपिटल भी बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हुआ, हमारे देश का विकास हुआ, लेकिन इससे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को नुकसान भी पहुंचा। वो कैसे? देखिए इन्वायरमेंट की
इंडस्ट्रीज के ग्रो करने से हम इन्वायरमेंट को भी डैमेज होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैसे, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करती है, उससे हमारे वातावरण को नुकसान होता है। और पक्षी जो है वो हमारे वातावरण में रहते हैं, हमारे हवा में आकाश में उड़ते हैं, तो उनको उनकी हत्या भी होती है, ठीक है। और फिर हम जो सांस लेते हैं इसी हवा में वो गैसेस मिली हुई है, और हम उसमें सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। कौन? एयर पोल्यूशन। फिर हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि जैसे कि हम कचरा को फेंक देते हैं पानी में, डंप कर देते हैं पानी में, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है। और फिर इंडस्ट्रीज जो कचरा फेंकती है पानी में, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे कि यमुना नदी वाला केस देखिए, तो यमुना नदी इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि उसका ऊपर से फेन आया था, मतलब कि दूध टाइप का ऊपर से दिखने लगता है। तो वो कारण है जो कि इंडस्ट्रीज और हम आम लोग भी ये गलती करते जा रहे हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। फिर हमारा थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज जो खासकर न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज जो है वो पानी का जो यूज करती है, वाटर का यूज करती है, तो वो क्या करती है कि वाटर का यूज करने के बाद वो जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, वेस्ट वाला वाटर होता है, पानी होता है, उसको वो गर्म पानी होता है और उसको सीधे डायरेक्ट रिलीज कर देती है। किसमें? रिवर्स में, सीज में, समुद्र में। और रिलीज करने के बाद तो क्या करते हैं, तो उस रिलीज जो होता है वो गर्म पानी, अब एक पानी ठंडा, एक तरफ से गर्म, आपका शरीर है ये अभी नॉर्मल है, यहाँ पे मैं गर्म पानी डाल दिया फिर ठंडा, तो आपको इफेक्ट करेगा कि नहीं? वैसे ही वो जो जानवर है, एक्वेटिक एनिमल है, जो उनकी हत्या होती है और पानी जो हमारा वो पॉल्यूटेड होता है और एक्वेटिक एनिमल्स बहुत मारे जाते हैं। और हम जो पानी पीते हैं वो भी तो एक स्रोत है ना, हम जो हैंड पंप से पानी निकालते हैं वो धरती के अंदर से निकालते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? जब वाटर लेवल ऊपर है तभी तो पानी आना। तो गर्मी के दिनों में देखते हो कि पानी पूरा सूख जाता है, तो कहाँ से? जब हमारा जो नदी, तालाब, पोखर है वो सब जब गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो हम अच्छा पानी कहाँ से पी पाएंगे? तो हमें भी इफेक्ट करेगा और हमारे इन्वायरमेंट को भी। तो डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन अब हम अपने वातावरण को बचा के रखें, ठीक है। फिर आपका अगला है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से कि देखते हैं आपकी कोई चीज पीटता है या फिर कोई हल्ला उल्ला होता है, तो वो एक तरह से नॉइज पोल्यूशन हुआ। नॉइज पोल्यूशन से आप देखें तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इरिटेशन होने लगता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, इरिटेशन, ये सब क्या है? नॉइज पोल्यूशन की वजह से है कि शांति चाहिए, शांति। वातावरण में शांत रहेगा तो हमारे घर में शांति रहेगी, हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन को भी रोक सकते हैं। अब देखिए ये सब तो समस्या, अब इससे बचा कैसे जाए? तो देखिए कंजर्विंग इन्वायरमेंट में है, जैसे कि हम वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन में क्या करें हम? रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब का प्रयोग करें। वाटर ट्रीटमेंट, पानी को बचाएं, वाटर को डिग्रेड ना करें। इंडस्ट्री जो गंदे पानी को रिवर में रिलीज कर रही है, सी में रिलीज कर रही है, उसको पहले ठंडा किया जाए, तब रिलीज किया जाए, तो उससे कम हार्म होगा, ठीक है। हार्म होगा लेकिन कब हार्म होगा? तो उससे एक्वेटिक लाइफ भी सुरक्षित रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा और हमारा पानी भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है। फिर है कि नॉइज पोल्यूशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या करें हम? नॉइज ऑब्जॉर्बर्स लगाएं, नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए। और हमारा नॉइज पोल्यूशन रुकेगा तब हमारे दिमाग को शांति रहेगी, हमें इरिटेशन नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। ये सब क्या होता है? वो नॉइज पोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। फिर आपका है कि आपका एयर पोल्यूशन, जैसे कि हम क्या करें? एयर पोल्यूशन हम ज्यादातर पेड़ों की कटाई ना करें, ठीक है। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम स्क्रॉबर्स का यूज करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज करें हम रोकने के लिए एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंजर्व भी किया जाता है, रोका भी जा सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। देखिए अब कंक्लूजन क्या निकला कि हम डेवलपमेंट करना नहीं छोड़ सकते, विकास करना नहीं छोड़ सकते। विकास करना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वातावरण पर भी ध्यान दें, अपने इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो यही था आपका पूरा चैप्टर, खत्म होता है यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
तो चलिए एजीएस एकेडमी की तरफ से विदा लेते हैं आपसे। मैं आदित्य सिंह, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।